गाइस, पिछले लेक्चर में मैंने स्लैब बेस के बारे में बताया था। आज गस्टेड बेस पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। इस न्यूमेरिकल के माध्यम से गस्टेड बेस की बनावट, डिजाइन का तरीका और उसका कंसेप्ट, इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट होकर के इसको सुने। तो गस्टेड बेस, इसकी पहले तो कंस्ट्रक्शन डिटेल क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसको जरा इस फिगर में आप देखें ध्यान से। ये आइसोमेट्रिक व्यू में फिगर बना हुआ है। ये नीचे, सबसे नीचे बेस प्लेट आपको दिखाई दे रही है। इस बेस प्लेट के ऊपर के बीचों बीच एक आई सेक्शन, जिसका के प्रयोग कॉलम के लिए किया गया है, ये आई सेक्शन रखा हुआ है। आई सेक्शन के दोनों फ्लैंज के ऊपर एक एक कवर प्लेट लगी हुई है। ये कवर प्लेट है फ्लैंज से जुड़ी हुई आई सेक्शन के। ये सब पूरा मिलाकर के सेक्शन हमारा कॉलम कहलाता है। अब ये कॉलम को बेस प्लेट से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था की जाती है, वो कवर प्लेट के साइड में एक गसेट प्लेट रख दी जाती है, एक साइड में दूसरी गसेट प्लेट रख दी जाती है दूसरे साइड में। गसेट प्लेट की बनावट आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं। इसकी चौड़ाई बेस प्लेट की यहाँ चौड़ाई के बराबर है। इतनी ऊंचाई तक ये उसी चौड़ाई में आई हुई है। इसके बाद इसकी शीर्ष पर चौड़ाई जो है फ्लैंज की चौड़ाई के बराबर रखी जाती है। बाकी हिस्से को दोनों तरफ टेपर कट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये गसेट प्लेट की ये बनावट है। एक गसेट प्लेट इस साइड में, एक गसेट प्लेट इस साइड में। ये दोनों प्लेट रखने के बाद फिर हम एक क्लीट एंगल इसकी पूरी लंबाई में रखते हैं बेस प्लेट की। क्लीट एंगल जब यहाँ पूरी लंबाई में रख दिया, ये बड़े से बड़ा एंगल लिया जाता है। मोस्टली 150 मिलीमीटर बाई 115 मिलीमीटर बाई 12 मिलीमीटर का ही ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बड़े साइज का एंगल है। इसको यहाँ रख करके इसकी हॉरिजॉन्टल लेग को बेस प्लेट के साथ रिवेटों के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरह से, और वर्टिकल लेग को जो है गसेट प्लेट और फ्लैंज के साथ जोड़ते हुए इस तरह से जोड़ दिया जाता है। तो ये एंगल ही हमारा है जो कि बेस प्लेट और फ्लैंज, इसको गसेट प्लेट को जोड़ने का काम करता है, यानी कॉलम को जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से कॉलम जो है हमारा बेस प्लेट के साथ संबद्ध हो जाता है रिवेट व्यवस्था के द्वारा। तो इस तरह से जिस कॉलम के फाउंडेशन में गसेट प्लेट का प्रयोग किया गया हो, ऐसी फाउंडेशन को ही हम गस्टेड बेस कहते हैं। तो ये गस्टेड बेस की कंस्ट्रक्शन डिटेल है, बनावट है। अब इसके बाद हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका इस व्यू का प्रयोग ना करके इसका एक तो इधर से व्यू निकालें, एक ये व्यू बनाएंगे और इसका प्लान बनाएंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन टेकअप करते हैं गसेट बेस पर आधारित। 350 बाई 16 मिलीमीटर 2 कवर प्लेट्स की 2 कवर प्लेट जो हैं आर कनेक्टेड विथ ए ISHB 350 कॉलम। इस कॉलम से जुड़ी हुई है। इट कैरीज ए लोड ऑफ 2800 किलो न्यूटन एक्सियली। डिजाइन ए गस्टेड बेस इफ बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड परमिसिबल स्ट्रेस इज इन बेंडिंग ऑफ बेस प्लेट इज 185 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये डाटा दिए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन दिए जाते हैं। मेन चीज है कि कॉलम का साइज यहाँ पर दिया रहता है, कवर प्लेट का साइज दिया रहता है और उस पर कितना लोड आ रहा है। ये 3 चीजों की हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या डिजाइन करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहला स्टेप होता है डिजाइन ऑफ बेस प्लेट। बेस प्लेट का डिजाइन हमने स्लैब बेस में भी किया है। इसका स्लैब बेस का एरिया, ये बेस प्लेट का एरिया निकालने के लिए लोड अपॉन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट से हमने भाग लगाया
तो जो लोड दिया था उसको न्यूटन में कन्वर्ट करके हमने 4 से भाग लगाया, क्योंकि यहाँ पर 4 की वैल्यू न्यूटन पर mm² में दी हुई है, इसलिए इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ा। भाग लगाया, एरिया हमारा एरिया ऑफ बेस प्लेट ये निकल गया। अब एरिया ऑफ बेस प्लेट निकल जाने के बाद दूसरा स्टेप तुरंत आता है कि बेस प्लेट को रेक्टेंगुलर शेप में रखा जाए या स्क्वायर शेप में रखा जाए। तो यहाँ पर जब गस्टेड बेस हो उसमें स्क्वायर में प्रायः नहीं रखा जाता। स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में प्लेट को रखना ज़्यादा बेटर होता है। तो हम स्टार्ट में ही एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए कि हम एक रेक्टेंगुलर प्लेट का डिजाइन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए एज्यूमिंग 16 mm गसेट प्लेट। अब गसेट प्लेट की मोटाई हम ऑलरेडी मतलब स्वेच्छा से मान लेते हैं, चुन लेते हैं। और इसको भी चुनने के लिए आप ये देखें, जरा कंपेरिजन देख लिया करें कि जैसे कवर प्लेट की जो मोटाई दे रखी हो क्वेश्चन में, कवर प्लेट भी 16 मिलीमीटर की दे रखी है, तो आप उसी रेंज में माने, ज़्यादा अंतर न करें। तो यहाँ पर हमने अभी कवर प्लेट की मोटाई के बराबर ही मोटाई मान ली है 16 mm गसेट प्लेट। और जो क्लीट एंगल है उसका साइज 150 बाई 115 बाई 12 मिलीमीटर, ये अपनी तरफ से, क्योंकि ये एक पीस जोड़ना पड़ता, कनेक्टिंग पीस है, इसको अलग से डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं, बड़े से बड़ा एंगल का पीस यहाँ पर ले लिया जाता है, इसलिए ये स्वयं स्वेच्छा से ही चुन लिए जाते हैं। अब इसके बाद बेसिक चीज है मिनिमम विड्थ ऑफ बेस प्लेट। बेस प्लेट की कम से कम कितनी चौड़ाई की आवश्यकता है। तो कॉलम की लंबाई की दिशा में इसको समझने के लिए हम इस फिगर की ओर देखते हैं। ये इसी गस्टेड बेस का, ये जैसे हमारी आई सेक्शन बना हुआ है, इसके ऊपर ये कवर प्लेट लगी हुई है, ये गसेट प्लेट है, फिर ये क्लीट एंगल जोड़ी। इसी तरीके से इधर ये यहाँ तक तो ये फ्लेंज है इसकी, और ये इसकी कवर प्लेट हो गई, ये गसेट प्लेट हो गई, और ये इसका एंगल हो गया। तो अब यहाँ देखिए हमको मिनिमम चौड़ाई इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हम यहाँ देखते हैं गर्डर की गहराई कितनी है। गर्डर का आई सेक्शन की डेप्थ, जरा क्वेश्चन में देखें, आई सेक्शन की डेप्थ 350, नहीं आई सेक्शन की डेप्थ 350 मिली, ये दिया हुआ यहाँ पर ISHB 350। इसका मतलब ये यहां से लेकर यहां तक तो 350 मिलीमीटर हो गया। तो ये 350 मिलीमीटर। अब यहां बी में देखिए, आपने मिनिमम विड्थ ऑफ बेस प्लेट कितना रखा, 350। फिर इसके ऊपर एक एक कवर प्लेट लगी है 16 मिलीमीटर की, एक इधर एक दूसरे तरफ, यानी एक कवर प्लेट ये हो गई, एक कवर प्लेट 16 की ये हो गई। तो 16 इधर से जुड़ गया, 16 इधर से, तो 2 बार 16 जोड़ दिया गया, यानी 2 × 16। तो 350 प्लस 2 × 16 प्लस 2 × 16, इसलिए कि कवर प्लेट जो हमने, ये गसेट प्लेट जो है ये भी 16 मिलीमीटर की मानी है, तो ये चौड़ाई भी यहाँ पर आवश्यक होगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। अब इसके बाद ये एंगल की बॉटम वाली भुजा, ये देखिए, जब ये एंगल हमारा 150 बाई 115 का है, तो एक बात ध्यान रखें कि जो बड़ी भुजा है वो वर्टिकल रखी जाएगी और छोटी भुजा हॉरिजॉन्टल रखी जाती है। तो बड़ी भुजा 150 की हो गई, छोटी भुजा 115 की हो गई। इसीलिए यहाँ पर छोटी भुजा के बराबर यहाँ देखें कवर प्लेट जो है, गसेट प्लेट भी 16 मिलीमीटर की है, तो ये 16 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया। और इसके बाद ये क्लीट एंगल है, क्लीट एंगल की साइज 150 बाई 115 है। तो इसमें बड़ी भुजा हमेशा वर्टिकल रखी जाती है और छोटी भुजा हॉरिजॉन्टल रखी जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 115 मिलीमीटर। इस तरह से 115 मिलीमीटर इधर और 115 मिलीमीटर इधर। अब अपने इसी यहाँ पर बी ज्ञात किया गया है, b = 350 प्लस 2 × 16 प्लस 2 × 16 प्लस 2 × 115। ये टोटल चौड़ाई हमारी कैलकुलेट होकर के 644 मिलीमीटर आई, यानी प्लेट हमारी 644 मिलीमीटर की चौड़ी होगी। इसको हमने राउंड फिगर करके 650 मिलीमीटर मान लिया।
हमने ये एज्यूम कर लिया कि बेस प्लेट हम 650 मिलीमीटर की ले रहे हैं। तो ये ओवरऑल लेंथ ऑफ बेस प्लेट ये हमने तय कर दिया कि कम से कम इस दिशा में, इस डायरेक्शन में हमको इससे कम चौड़ाई की प्लेट प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो ये है वही मिनिमम विड्थ। तो ये मिनिमम विड्थ हमारी ये निकल गई। तो दूसरी डायरेक्शन में दूसरी भुजा फिर कितनी होगी बेस प्लेट की? एरिया हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है। जब एरिया कैलकुलेट कर लिया है और इसकी एक भुजा ये ज्ञात कर ली है, तो दूसरी भुजा इसकी कैसे ज्ञात होगी? L बराबर एरिया बटे एक भुजा। तो एरिया में जब हम इससे एक भुजा का भाग लगा देंगे तो दूसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी। ये कैलकुलेट होके आया 1076.9 मिलीमीटर। इसको हमने राउंड अप करके 1100 मिलीमीटर मान लिया है से 1100 मिलीमीटर। बेस प्लेट साइज, अब बेस प्लेट का साइज क्या हो गया? 1100 बाई 650 मिलीमीटर, यानी एक भुजा 1100 मिलीमीटर की हो गई, दूसरी भुजा 650 मिलीमीटर की हो गई। अब वही पिछले क्वेश्चन की तरह से एक्चुअल प्रेशर इंटेंसिटी एट द बॉटम ऑफ द बेस प्लेट, यानी बेस प्लेट की तली पर वास्तविक दाब तीव्रता कितनी होगी? स्मॉल w, यानी टोटल लोड बटे एक्चुअल एरिया ऑफ बेस प्लेट। टोटल लोड ये क्वेश्चन दिया है न्यूटन में कन्वर्ट करके, और ये इसका एरिया का भाग लगा दीजिए 1100 इंटू 650। तो इस तरह से लोड बटे एक्चुअल एरिया भाग लगाया 3.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये स्मॉल w की वैल्यू आ गई। अब स्मॉल w की जब वैल्यू आ गई तो प्रोजेक्शन एट एक्स एक्स। अब इसके बाद हमको अगला स्टेप क्या है? बेस प्लेट की मोटाई ज्ञात करना। पिछले केस में तो आईएस कोड ने फार्मूला दिया हुआ था, हमने डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। उससे पहले दोनों डायरेक्शन में प्रोजेक्शन और निकाले थे, ध्यान आ रहा होगा। दोनों डायरेक्शन में प्रोजेक्शन स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। फिर हमने आईएस कोड के सूत्र में मान रख करके टी का मान ज्ञात कर लिया था। यहां पर आईएस कोड का वो फार्मूला हम जनरली प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां इसके लिए देखें, प्रोजेक्शन पहले देखें, इसमें प्रोजेक्शन कितना होगा? प्रोजेक्शन एट एक्स सेक्शन। इस फिगर को फिर से ध्यान से देखें। इसमें जो सेक्शन एक्स लिया जाता है वो एंगल की खड़ी भुजा के बाहरी फलक पर लिया जाता है। इसको शब्दों में याद रखें, एंगल की वर्टिकल आर्म के आउटर फेस पर सेक्शन एक्स ऐसे एज्यूम किया जाता है। दिस इज सेक्शन एक्स एंड एक्स। तो ये सेक्शन एक्स है। इस सेक्शन के बाहर ये प्लेट कितना निकली हुई है? सो दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन दिस साइड, यानी इस डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है वो यहां से बाहर तक का होगा। अब हमको इस प्रोजेक्शन की गणना करनी है। ये तो क्लियर हो गया कि सेक्शन कहां लिया जाता है, ये यहां पर लिया जाता है, और इसके बाहर जितना भी दूरी है बेस प्लेट की वो दूरी हम कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रोजेक्शन एट एक्स एक्स, तो देखें यहां पर प्रोजेक्शन एट एक्स एक्स। एक तो पहले ये टोटल कितना है? 650 मिलीमीटर। तो यहां से यहां तक कितना हो गया? इसका हाफ। यहां देखो लिखा हुआ 650/2। इसका मतलब ये यहां से यहां तक की दूरी हो गई। अब इसमें से तुमको यहां से यहां तक की दूरी अगर घटा दो तो ये बच जाएगा। यहां से यहां तक ज्ञात हो गया, ये ज्ञात करना है तो इतना माइनस कर दो। अब ये कितना है, इसको जो चीज घटाई जाएगी वो ब्रैकेट में लिख लो। ब्रैकेट में जरा देखिए, आई सेक्शन के सेंटर से इसकी फ्लेंज के बाहरी फेस तक, यानी यहां तक ये फ्लेंज है, तो फ्लेंज के बाहरी फलक तक गहराई कितनी हो गई? गर्डर की जो गहराई है 350 मिलीमीटर, उसका हाफ हो जाएगी। 350/2 तो ये यहां से यहां तक हो गया। इसमें 16 मिलीमीटर ये जोड़ दिया कवर प्लेट, और 16 मिलीमीटर ये घसीट प्लेट जोड़ दी, और इसके बाद ये 12 मिलीमीटर ये एंगल की मोटाई, क्योंकि इसके बाहर से है ना, तो एंगल की मोटाई इसमें 12 मिलीमीटर ये और ऐड हो जाएगी।
तो एंगल की मोटाई 12 मिलीमीटर ऐड हो गई। अब यहाँ देखना क्या क्या जुड़ा। यहाँ तक तो आपने आई सेक्शन की टोटल डेप्थ का हाफ कर दिया 350/2। इसमें एक कवर प्लेट की मोटाई जोड़ी, एक गसेट प्लेट की मोटाई जोड़ी, एक एंगल की मोटाई जोड़ी, तो एंगल की मोटाई हो गई। इतना सब जोड़ करके ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। इसको हम ये 650/2 जो पूरा आधा निकला था उसमें से माइनस कर देंगे तो ये प्रोजेक्शन निकल आएगा। बस इस स्टेप को देखिए सॉल्व किए, ये हमारा 106 मिलीमीटर कैलकुलेट हो गया। मेन चीज होती है कि ये स्टेप में कहाँ क्या और क्यों रखा हुआ है, उसकी वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट की गई है, इसको समझना। अगर ये चीज समझ गए तो कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर करता है। आजकल आप लोगों को नहीं करनी पड़ती है कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स। अब इसके बाद इसी सेक्शन पर हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। टेकिंग 1 mm वाइड स्टेप। यहां पर जरा देखिए, ये हमारा सेक्शन है, इसको हम अलग से पेपर फिगर बना के, जैसे ये हमारा सेक्शन हो गया था एक्स एक्स और ये हमारी कवर प्लेट, ये बेस प्लेट जा रही है। तो बेस प्लेट की तली पर दाब तीव्रता कार्य कर रही है। बेस प्लेट के नीचे कंक्रीट के द्वारा ऊपर की ओर प्रेशर इंटेंसिटी जो कि स्मॉल डब्ल्यू है, ये कार्य कर रही है। ये प्रोजेक्शन निकाल दिया, ये सिरा फिक्स है, ये सिरा फ्री है, तो ये एक कैंटिलीवर की तरह से बिहेव करेगा। तो ये कैंटिलीवर हो गया सिंपल। अब इसी कैंटिलीवर में हम इसकी जो एक स्टिप कंसीडर करते हैं चौड़ाई, वो 1 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी। जैसे ये पूरी प्लेट अगर हम बनाएं तो प्लेट तुम्हारी इस तरह से जा रही होगी। अब इसमें से केवल 1 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी हम कंसीडर कर लेते हैं, तो ये 1 mm थी। और इसको एक बीम मान करके, जैसे बीम का यहाँ पर सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट की गणना करते हैं, फार्मूला तो आपको याद ही होगा, WL²/2 होता है। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पर, वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है। यहाँ पर हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला, बेंडिंग मोमेंट एक्स WL²/2, W वही पीछे निकाला था 3.92, और प्रोजेक्शन अभी ये निकाला है, प्रोजेक्शन 106 मिलीमीटर, ये स्मॉल एल हो गया। तो WL²/2 ये कैंटिलीवर का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, और ये इतना आ गया न्यूटन mm। इसके बाद इसका सेक्शन मॉडुलस हमको ज्ञात करना पड़ता है। यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस हम जानते हैं फार्मूला, Z = M/σbs होता है। ये बेंडिंग का बीम का एक बेसिक फार्मूला है। तो M/σbs, M का मान ये हमने निकाला हुआ है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बटे σbs का मान इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 185, इससे भाग लगाया, Z हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। तो ये M/σbs से पहले Z निकाल लिया। अब इसके बाद जो सेक्शन मॉडुलस के लिए जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, Z = BT²/6। यहां देखिए, Z = BT²/6, यानी चौड़ाई गुणे मोटाई का वर्ग बटे 6। ये याद होगा आप लोगों को, BT²/6, या जैसी जो भी डायमेंशन हो, डायमेंशन बदल जाते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो BT²/6, B यहां पर चौड़ाई है किसकी के बाद, Z यानी सेक्शन मॉडुलस का लिए जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है वो BT²/6। यहां पर देखिए, ये हमारा सेक्शन है, ये कैंटिलीवर है, ये कैंटिलीवर ऊपर की ओर झुक रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में झुक रहा है, इसलिए इसका सेक्शन मॉडुलस जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट निकाला जाएगा। तो इसकी चौड़ाई 1 मिलीमीटर हो गई और मोटाई इसकी T हो गई, प्लेट की मोटाई T हो गई, और इसके जो हमने बेस प्लेट की चौड़ाई स्टिप कंसीडर की थी, जैसे ये स्टिप कंसीडर की हमने,
ये भुजा तो 1 मिलीमीटर है और इसकी मोटाई t है। तो यहाँ जो ये क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ पर जब हम क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो एक्चुअली जब क्रॉस सेक्शन बनेगा वो हमारा इस तरह से बनेगा 1 और ये t। तो ये चीज अगर इस तरह से ऊपर नीचे उठ रही है तो इसका मूवमेंट जो है या सेक्शन मॉडुलस इस अक्ष पर ही लिया जाएगा। अगर ये इधर को हो रही होती इस तरह से तब हम y अक्ष पर लेते हैं। तो x अक्ष पर z निकालने का मतलब ये हुआ कि इसकी चौड़ाई ये मानी जाएगी और मोटाई ये मानी जाएगी। तो ये b की जगह यूज करेंगे, ये t हो गया। तो BT²/6। तो ये BT²/6 z की वैल्यू होती है। तो हमने z की वैल्यू रख दी 1 × T²/6 = z का मान ऊपर हमने निकाल लिया था 119। यहाँ से t निकल गया 26.7 मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। अब जरा देखिए इस पोर्शन में इस जगह पर जो अवेलेबल थिकनेस है वो इसकी मोटाई और एंगल की मोटाई दोनों मिलाकर के हमारे इस लोड को बियर कर रहे हैं। इसलिए केवल बेस प्लेट की जो मोटाई है वो उसके लिए हमको एंगल की मोटाई इसमें से माइनस करके तब हमको बेस प्लेट की मोटाई प्राप्त होगी। तो इस फार्मूले से जो मोटाई प्राप्त होगी वो टोटल मोटाई होगी जो कि दोनों की मोटाई के जोड़ के बराबर होती है। इसलिए केवल बेस प्लेट की मोटाई निकालने के लिए इसमें से एंगल की मोटाई घटा देते हैं। तो यहाँ एंगल की मोटाई 12 मिलीमीटर है, इसमें से घटा दिया, ये 14.7 मिलीमीटर बच गया। इसको हमने राउंड करके या जो अवेलेबल थिकनेस होती है वो 16 mm मार्केट में जो अवेलेबल है वही मानी जाती है। जस्ट इसको राउंड ऐसे नहीं कर देते हैं। तो 16 mm थिकनेस ये हमारी प्राप्त हो गई। इसलिए इसका बेस प्लेट का डिजाइन हो गया 1100/600 × 16 मिलीमीटर की बेस प्लेट। तो ये बेस प्लेट का डिजाइन हमारा इसमें कंप्लीट हुआ। अब डिजाइन ऑफ गसेट प्लेट। तो डिजाइन ऑफ गसेट प्लेट के लिए देखें जरा इस फिगर को देखें। दिस इज हियर इज ए प्लान। ये हमारा आई सेक्शन दिख रहा है, ये इसके ऊपर कवर प्लेट दिखाई दे रही है और ये दूसरी जो है यहाँ से यहाँ तक ये गसेट प्लेट दिखाई दे रही है। और ये जो लाइन है ये एंगल की वर्टिकल आर्म है, एंगल की वर्टिकल आर्म। तो इस तरह से ये हमारा एक फिगर है। ये अब यहाँ पर देखिए ये गसेट प्लेट जो हमने ये लगाई है इतनी लंबी, ये यहाँ तो रिबिट के द्वारा जोड़ दी जाएगी, यहाँ भी जोड़ दी जाएगी, यहाँ जोड़ दी जाएगी, यहाँ, और ये पूरी हाइट में जुड़ी होती है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं इस चित्र में ये गसेट प्लेट हमारी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है रिजिडली। इतना हिस्सा केवल प्रोजेक्ट कर रहा है। जब इतना हिस्सा प्रोजेक्ट कर रहा है तो नीचे से जो दाब लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसके कारण ये हिस्सा मुड़ भी सकता है। ये गसेट प्लेट का ये हिस्सा ऊपर की दिशा में बेंड कर सकता है एक कैंटिलीवर की तरह से। तो ये एक तरह का कैंटिलीवर हो गया जिस पर नीचे से इसका कंक्रीट का दाब तीव्रता नीचे से ऊपर की ओर कार्य कर रही है। और इसका यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कितना है, इस जगह पर क्रॉस सेक्शन इसकी मोटाई गसेट प्लेट की, और इसके बाद डेप्थ ये हम डी मान लेते हैं कि कितनी डेप्थ हमको रखनी है। इसी को डिजाइन करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक की गहराई कितनी है गसेट प्लेट की। तो ये डिजाइन करके हमको ज्ञात करनी है। तो इसे ही ज्ञात करने के लिए हम अब इसके ऊपर फोर्स कितना कार्य कर रहा है, यहाँ देखिए ये जो हमारा आई सेक्शन की फ्लैंज है, फ्लैंज के बाहरी किनारे से हम एक लाइन डॉटेड लाइन खींच लेते हैं, इधर भी खींच लेते हैं और इधर इसके मिडिल लाइन खींच लेते हैं। गर्डर का जो ये वाई अक्ष है, कोई भी अक्ष है, ये जो इसके सेंटर से जा रही है, तो ये कॉर्नर में जो एरिया हुआ, इतना लोड इस गसेट प्लेट को बियर करना पड़ेगा। नीचे से जो लोड आ रहा है, नीचे से जो लोड आ रहा है ऊपर को, वो इस गसेट प्लेट को बियर करना होगा। इसी तरीके से ये लोड इस पोर्शन को गसेट बियर करना होगा। तो सबसे पहले हम इसी की गणना करते हैं कि ये लोड कितना है।
तो इस लोड की गणना के लिए हम जो है यहां पर निकालते हैं शेडेड एरिया, यानी शेडेड एरिया वही रेखांकित क्षेत्रफल। तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, अब जरा इसको देखें। ये भुजा कितनी थी बेस प्लेट की, 650 मिलीमीटर। ये भुजा कितनी है, 1100। दो भुजाएं थी तो 1100 और ये 650। तो यहां से यहां तक कितना हो गया, ये तो 650 का आधा हो गया। एक भुजा हो गई 650 की आधी। दूसरी भुजा यहां से यहां तक केवल निकालनी है। तो अब देखो पहले यहां से यहां टोटल कितना है, ये तो 1100 है, आपको मालूम है। तो इस 1100 में से अगर हम ये बीच का हिस्सा घटा दें, और ये है कितना, फ्लैंज की चौड़ाई। तो फ्लैंज की चौड़ाई हम उससे देख लेंगे आई स्टील टेबल से। फ्लैंज की चौड़ाई जो गर्डर इसमें दिया हुआ है आई सेक्शन तुम्हारे क्वेश्चन में, उसकी चौड़ाई स्टील टेबल से देखने पर 250 मिलीमीटर आती है। तो ये 1100 में से, पूरे 1100 में से ये 250 घटा दिया, ये ऊपर लिखा हुआ 1100 माइनस 250। तो अब ये दोनों की मिलाकर के मोटाई बच गई, चौड़ाई लंबाई बच गई। इसका आधा कर दो तो एक तरफ की दूरी बच गई। यही यहां पर दर्शाया हुआ है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये 1100 माइनस 250/2। तो एक भुजा इतनी हो गई, दूसरी भुजा 650/2 हो गई। अब इन दोनों भुजाओं का गुणा कर दो, 650/2 गुणे 1100 माइनस 250/2। ये तो एक का एरिया हो गया, दोनों का एरिया निकालने के लिए 2 का गुणा और कर दीजिए। तो इस तरीके से ये टोटल शेडेड एरिया हो गया, ये दोनों मिलाकर के। जब टोटल शेडेड एरिया ये निकल गया, इसके बाद फोर्स ऑन शेडेड एरिया। अब इस शेडेड एरिया पर टोटल फोर्स कितना होगा, कंक्रीट का प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर इंटेंसिटी एट द बॉटम ऑफ द बेस प्लेट, वो आपने कैलकुलेट की थी 3.92 इसी क्वेश्चन में। तो इतना ये प्रेशर इंटेंसिटी है, इससे एरिया में गुणा कर देंगे तो ये टोटल फोर्स निकल आएगा। तो ये टोटल फोर्स आ गया तुम्हारा 1082,900 न्यूटन। यानी इस फोर्स की आपने गणना कर ली। दोनों मिलाकर के फोर्स हैं, ध्यान रखें, ये एक फोर्स नहीं है, यहाँ का फोर्स प्लस यहाँ का फोर्स मिलाकर के ये टोटल फोर्स हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट एट x1। अब इसमें देखिए एक सेक्शन यही जो ये हमारा बीम है, आई सेक्शन जो है, आई सेक्शन की फ्लैंज के बाहरी किनारे से जाता हुआ एक सेक्शन ये जूम करते हैं, यानी जहां से ये शेडेड एरिया स्टार्ट हुआ। तो इसी को हम x1 सेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x1 सेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा हो गया। अब इसी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया। जब इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट निकाला, तुमने इधर का फोर्स तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि दोनों का तुम्हें पता है, तो एक का है उसका आधा हो जाएगा। तो पहले तो इसका फोर्स निकालिए, फोर्स इनटू इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी, मोमेंट हो गया। तो फोर्स तो ये हो गया, इस फोर्स का हाफ, ये तो दोनों मिला के था, इसलिए यहां का अकेला फोर्स कितना है, इसका हाफ होगा। तो इतना बटे 2, यानी ये जितना ये है उसका हाफ कर लिया। तो ये तो फोर्स इनटू इस एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर है, ये है। ये दूरी कितनी होगी, ये पूरी दूरी मालूम है इतना, तो इसी का आधा हो जाएगा, वही लिखा हुआ है 1/2 इंटू ये दूरी 1100 माइनस 250/2। इसको सॉल्व किया, ये बेंडिंग मोमेंट का मान आ गया। विड्थ ऑफ गसेट प्लेट एट x1। अब x1 पर गसेट प्लेट की चौड़ाई कितनी है, 16 मिलीमीटर, ये हमने मान रखी है। और इसकी डेप्थ मान लिया हमने कि D1 है, जिसमें D1 क्या है, यहां से यहां तक की गहराई। तो ये D1 हमने मान ली, चौड़ाई ये है। अब इसका हम मोमेंट का मालूम है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये बेसिक फार्मूला है, इसको बराबर रखने पर संतुलन के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बराबर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट m, ये अभी आपने निकाला है यहां पर, ये देखो यही m निकाला, ये तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जगह पर वैल्यू आ जाएगी। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा,
ये है बेंडिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई सेक्शन मॉडुलस सिग्मा बी एस इंटू जेड। इससे हमारा ये MR ज्ञात हो जाता है। अब इसमें सिग्मा बी एस का मान क्वेश्चन में दे रखा है और जेड का मान BD²/6 अभी फार्मूला जो बताया था। चौड़ाई यहां पर 16 मिलीमीटर है और गहराई D1 है, तो 16 गुणे D1²/6 ये जेड की वैल्यू हो गई। तो अब इस इक्वेशन में देखिए, इधर ये ज्ञात हो गया, इधर ये सब ज्ञात है, ये भी ज्ञात है, केवल D1 अननोन है। बस इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके D1 बराबर इतना निकला 482.9। इसको हमने 483 मिलीमीटर मान लिया, एज्यूम कर लिया। इसके बाद ये हमारा बेस प्लेट के बारे में क्या ज्ञात हो गया, यहां की गहराई भी ज्ञात हो गई और बेस प्लेट की मोटाई भी ज्ञात हो चुकी थी। अब हमको यानी बेस प्लेट का या इसका गसेट प्लेट का, यहां देखिए गसेट प्लेट का 16 मिलीमीटर तो हमने पहले से मान रखा था, ये गहराई हमने मान ली, तो हमें दो चीजें ज्ञात हो गई, इसकी मोटाई ज्ञात है और ये हाइट टोटल ज्ञात है। और ये तो उतना ही रखा जाएगा जितना कि हमारी बेस प्लेट है। तो ये साइज मालूम है, तो ये साइज एंगल की भुजा के बराबर तक तो सीधा ही ले आएंगे, काट के लाएंगे और इसके बाद इसको घटाते हुए यहां पर जितना, जहां पर ये सेक्शन है मतलब D1 के बराबर ये निशान लगा लिया, तो यहां केवल इतनी चौड़ा रखेंगे। इस गसेट प्लेट को ऐसे नहीं करते हैं, कभी इस तरह से नहीं रखते हैं, ये हमेशा तिरछा काट देते हैं, तो ये शेप में हमारी गसेट प्लेट आ जाती है। तो गसेट प्लेट का जो एक्चुअल साइज है वो ये हुआ। ये है गसेट प्लेट का एक्चुअल साइज, जिसमें एंगल हमारा यहां तक चढ़ा हुआ है इसके ऊपर और बाकी ये फ्लैंज के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये गसेट प्लेट का डिजाइन कंप्लीट हो गया। तो D1 हमने निकाल लिया इतना। अब अगला स्टेप आता है नंबर ऑफ रिबिट। ये इसमें एक अलग से आइटम जुड़ा हुआ है। नंबर ऑफ रिबिट ज्ञात करने के लिए देखिए, जनरली मजबूत रिबिट ही लगाए जाते हैं, बड़े रिबिट लगाए जाते हैं। तो हमने एक रिबिट साइज अपनी तरफ से स्वेच्छा से जूम कर लिया। मान लीजिए 22 मिलीमीटर व्यास के रिबिट यूज किए गए हैं। इसका ग्रॉस डाया निकाल लिया, 23.5 मिलीमीटर हो गया। अब इसकी हमने शियर स्ट्रेंथ PS1 रिबिट की, एक रिबिट की निकाली, ये इतनी आई। और ये बियरिंग स्ट्रेंथ PB, इसको निकाल लिया, सिंगल शियर में है दोनों, ये इतना आया। और ये रिबिट वैल्यू निकाली। ये एक तुम्हारा बहुत पुराना सिंपल कंसेप्ट है कि रिबिट वैल्यू आप हमको ज्ञात कर लेनी होगी। रिबिट वैल्यू ज्ञात कर लेने के बाद नंबर ऑफ रिबिट हम ज्ञात करेंगे। नंबर ऑफ रिबिट N बराबर F/R, ये हमारा बेसिक फार्मूला है, शुरू से चला रहा है। अब यहां पर F क्या है, टोटल फोर्स हो गया। टोटल फोर्स देखिए, एक गसेट प्लेट पर ये वाला बल भी लग रहा है और ये बल भी लग रहा है, तो टोटल कुल बल जो है हमारा ये 1082,900 जो है यही कार्य करेगा। तो इस तरीके से रिबिट वैल्यू निकालने के बाद हमने 1082,900 यानी कुल बल यहां रखा, इसमें रिबिट वैल्यू से भाग लगाया, नंबर ऑफ रिबिट ज्ञात हो गए, 24.9 रिबिट आए। हम इसको से 25 नंबर कह सकते हैं। ये हमारा डिजाइन रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे लिए 25 रिबिट लगाने ही पर्याप्त हैं, परंतु इनको हमें लगाना कहाँ है, जरा ये इस पर हम विचार करते हैं। एक्चुअली ये रिबिट एक तो आपको लगाने हैं एंगल की खड़ी भुजा और गसेट प्लेट के बीच में। तो ये जो है सारे रिबिट एंगल की खड़ी भुजा और गसेट प्लेट से जुड़े हुए हैं। तो ये यहां से यहां तक 2 पंक्तियों में लगेंगे। तो नेचुरल है कि नंबर ऑफ रिबिट हमेशा इवन नंबर में होगा, ऑड में नहीं हो सकता। तो एक तो ये चीज। अब दूसरी ये कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टार्ट करते हैं उपलब्ध जगह के हिसाब से। वो जगह देखते हैं कि यहां पर कितना गैप है, उसके अनुसार 2 रिबिट लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। यहां 2 लग जाएंगे, यहां पर 2 लग जाएंगे। एक रिबिट यहां थोड़ी जगह बची है तो एक रिबिट यहां पर आ जाएगा।
और फिर बाकी इस भाग में 1 2 3 4 ऐसे देखा हमने, यानी हमने मिनिमम पिच निकाल करके और ये रिबिट लगाकर ने देखा कि एक लाइन में कुल लग कितने रिबिट रहे। इस तरह से 14 रिबिट एक रो में है और 14 रिबिट दूसरी रो में हुए, यानी ये रिबिट हो गए हमारे 28 रिबिट हो गए। तो 28 रिबिट यहां पर केवल हमको ध्यान क्या रखना है कि लगाए हुए रिबिट हमारे जो आवश्यक रिबिट हैं इससे ज्यादा ही हो जाए 2-4, क्योंकि इतनी बड़ी संरचना में 2-4 रिबिट का कोई महत्व नहीं होता कि वो ज्यादा क्यों लगा दिए, उससे खर्चा बढ़ जाएगा, ऐसा माइंड में मत बनाएं। सिमिट्री के लिए हमको हमारे पास जगह है तो हम उसको भी जोड़ देते हैं और इस तरह से 28 रिबिट हमारे यहां पर पर्याप्त हैं। अब एक बात देखें, ये एक नया ये अलग से रूल है, इसको अच्छी तरह समझ लें कि जितने रिबिट इस भाग में होंगे उतने ही रिबिट इस भाग में भी होंगे। ये कौन सा भाग है? ये हमारी है फ्लैंज विद कवर प्लेट, यानी कवर प्लेट के सहित फ्लैंज कुल चौड़ाई कितनी है? 350, यानी जितनी हमारी कवर प्लेट है। तो ये कवर प्लेट समेत फ्लैंज जो है वो और गसेट प्लेट को जोड़ने वाले कुल रिबिटों की संख्या इधर एंगल और गसेट प्लेट को जोड़ने वाले रिबिटों की संख्या के बराबर रखी जाती है, यानी ये रिबिट बराबर ये रिबिट। तो ये सिमेट्री इस तरह से लगाते हैं कि ये रिबिट यहां कितने थे? 3 और 3 6 और ये 6 ये 12 रिबिट ये हो गए। तो ये 12 रिबिट ये हैं, ये तो कॉमन हो गए दोनों में। बाकी यहां कितने बचे? 4 4 8 और 8 2 16, यानी 16 रिबिट ये है। तो इतने पोर्शन में 16 रिबिट आपको लगाने होंगे, क्योंकि 16 और इधर 12 तभी 28 होगा। तो ये हमेशा बराबर ही रखे जाते हैं। तो इस व्यवस्था के लिए यहां पर अब यहां आ जाइए, ये सिमेट्री बर्बली वहां साइट पे ही जगह के हिसाब से जितने उपलब्ध हों वो वहीं तय की जाती है। हाँ, ये संख्या हमको रिबिटों की संख्या 25 से ऊपर ही कर देनी है, 25 से कम नहीं रखनी। बस ये रिस्ट्रिक्शन है केवल कि नंबर ऑफ रिबिट शुड नॉट बी लेस देन 25 इन एनी केस। नंबर ऑफ रिबिट कनेक्टिंग एंगल टू द गसेट प्लेट एंड द फ्लैंज टू द गसेट प्लेट आर केप्ट इक्वल। वही चीज है जो मैंने अभी बताई। अब इसके बाद आता है डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्लैब। तो डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्लैब तो पीछे जो अपने स्लैब बेस वाला पड़ा है, अगर उसमें सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी दी है तो कंक्रीट स्लैब का भी, कंक्रीट ब्लॉक का भी डिजाइन हम साथ ही साथ कर देते हैं इन द सिमिलर वे एज इन केस ऑफ स्लैब बेस। इस क्वेश्चन में बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल नहीं दिया था, इसलिए इसका डिजाइन यहां पर नहीं किया है। और यही होता है कि अगर उसका नहीं दिया हुआ है, केवल कंक्रीट की बियरिंग कैपेसिटी दी है, इसका मतलब केवल बेस प्लेट का ही डिजाइन करना है, कंक्रीट स्लैब का, कंक्रीट ब्लॉक का डिजाइन नहीं करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया।